नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और उसका नाम है भारत यूरोप संबंध। यूरोप के अनेक राष्ट्रों के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध है, इस विषय पर यह क्लास आधारित होगी। और इसमें हम समस्त जितने भी इश्यूज हो सकते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। हर प्रकार के संबंधों की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो भारत और यूरोप के संबंधों के बीच में हो सकती है। लेकिन हम क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हर बार की तरह मैं एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको, क्योंकि कई सारे बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़े होंगे। तो मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस और आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था और राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अनुभव रहा है, इसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा का अनुभव सम्मिलित है। और बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिए, जिससे हम वहां पर 1 to 1 तरीके से जुड़ सकें। आप और मैं मिलकर आपके भविष्य को साकार कर सके, अच्छा हम भविष्य बना सकें, जो आपका आरएएस में सेलेक्ट होने का, रैंक लेकर आने का सपना है उसे पूरा कर सकें। बच्चों, बता देते हैं किस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं सीधे। यह है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, और प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है और किस प्रकार आपको लेना है इसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखिए, आपको रजिस्टर करना होगा अनअकैडमी पर। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, उसे इंस्टॉल करना है। और यहां पर इंस्टॉल करने के बाद आपको एक दिखेगा प्लस, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ लोगों के साथ अनअकैडमी के, और नीचे यहां पर इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन। बच्चों, यहीं से जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जब सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो इस कोड को नहीं भूलना, बंसल 10। इसकी उपयोगिता क्या है ये मैं अभी 2 मिनट में आपको समझा रहा हूं। इससे पहले आप देखें इस प्लस कोर्स के फायदे क्या हैं। डेली लाइव क्लासेस, अर्थात ये जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी। आप टीचर के साथ अपने डाउट्स क्लास के बीच में ही पूछ सकते हैं। आस्क योर डाउट्स, एंगेज इन डिस्कशंस। बच्चों, यहाँ पर बाकी बच्चे भी आपके साथ जो पढ़ रहे होंगे वो डिस्कशन में एंगेज रहते हैं, जो टीचर के साथ डिस्कशन करते रहते हैं और टीचर से डाउट्स पूछते रहते हैं। टीचर डाउट क्लियर करता रहता है, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं यहाँ पर। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अर्थात एमसीक्यू की प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। एंड देन मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों वो है आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग का भी यहाँ पर आपको अभ्यास कराया जाता है बाय टेस्ट सीरीज। ये फायदे होते हैं प्लस कोर्स के। 2 बड़े फायदे हमने बता दिए। तीसरी बात जो परेशानी आती है बच्चों को ऑनलाइन कोर्स में, वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे। जैसे आप यूट्यूब पे आपको लगता होगा दिन में काफी समय आप व्यतीत कर देते हैं और एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस नहीं मिल पाती। कभी कुछ आप देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये कोर्स कैसा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। यहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट्स के लेक्चर 1 by 1 मिलेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह। अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है। इस प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ कई सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं। अब मैं बता देता हूँ कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, और जो मैं बंसल 10 कोड के बारे में बात कर रहा था इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, यहाँ पर कई सारे दिखेंगे आपको, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। लेकिन चूंकि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स, 2 साल का कोर्स कम से कम खरीदना होगा, क्योंकि इससे कम ड्यूरेशन का कोर्स खरीदेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। और क्योंकि देखिए आरएस का जो एग्जाम होता है 1 साल इसकी प्रिपरेशन में कम से कम लगते हैं, और कई बार 1 साल में एग्जाम हो भी नहीं पाता है। तो आपकी प्रिपरेशन को लगातार मोमेंटम देने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक इंस्टीट्यूट की, और वो आपको यहां से मिल जाता है। देखिए, यहां पर ज्यादा फर्क नहीं आता है, 1 साल से 2 साल में जंप करने में सिर्फ 1400 रुपए का फीस में डिफरेंस है। तो इसलिए आप देखेंगे 1 साल की, ये देखिए 1 महीने की फीस यहाँ पर 1400 रुपए, और यहाँ पर सिर्फ 1 महीने की फीस में यहाँ पूरा 1 साल का गैप कवर कर लेते हैं। तो 24 महीने का कोर्स सबसे बेस्ट है बच्चों। और अगर नहीं कर पा सकते हैं, अगर इतना अमाउंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का कोर्स कम से कम करना है, इससे नीचे नहीं करना है। और देखिए, यहां पर भी एक फायदा होता है। अगर ये आपकी जो 7000 की फीस है, इसमें आप ये नीचे बंसल 10 जो कोड मैंने आपको बताया ये यूज करते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है फीस में, और ये रहती है 6300 रुपए। 24 महीने वाले कोर्स की फीस रहती है 7560 रुपए। इस तरह से डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ये बंसल 10 कोड जब आपको मैंने आपको बताया था प्रोमो कोड की तरह, आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम अप्लाई कर देंगे तो। दूसरा इसका जो फायदा होगा बंसल 10 कोड का, वो है आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। आपको आप मेरी गाइडेंस में आसानी से चल पाएंगे। आप
पूरे साल भर का जैसे आप कोर्स लेते हैं तो साल भर के लिए 2 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल के लिए आप मेरी गाइडेंस में रहेंगे। आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट या पढ़ाई से संबंधित समस्या, आंसर राइटिंग्स की इवोल्यूशन, जो भी आप सहायता चाहते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दे पाऊंगा। और कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमसे इस कोड के माध्यम से, उन्होंने बंसल 10 कोड का यूज किया है और अब वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस, आप मेरी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप बंसल 10 कोड अप्लाई करके आएंगे तो आप मेरे इसमें सीधे कनेक्ट हो जाएंगे और आसानी से आप मेरी गाइडेंस में रह सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उन्हें मैंने समझा दिया है पूरा प्रोसेस, अब वो जल्दी से कर लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास, भारत और यूरोप संबंध। भारत और यूरोप, देखिए भारत यहाँ ये एशिया महाद्वीप आपको दिख रहा है और एशिया महाद्वीप में यहाँ पर दक्षिण वाले एशिया क्षेत्र में है भारत, और देखिए ये यूरोप का जो क्षेत्र है ये वाला है, यहाँ पर ये दूरी है दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है यूरोप का क्षेत्र और ये है भारत का क्षेत्र। भारत आ रहा है एशिया में और ये यूरोप महाद्वीप में आता है। चलिए देखिए अब हम भारत और यूरोप संबंधों की जब चर्चा करें, हर बार की तरह आपको पता है कि मैं एक बार आपको उस क्षेत्र से अवगत करा देता हूं, क्योंकि कई सारे देश ऐसे होंगे जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे यहाँ पर भी, तो इस क्षेत्र से अवगत होना जरूरी है। जिस तरह से हमने दूसरे क्षेत्रों की बात की थी, अफ्रीका महाद्वीप हुआ या लैटिन अमेरिका, उस क्षेत्र से हम पहले रूबरू हो गए थे, जिससे हमें उन देशों के साथ भारत के संबंधों को समझना आसान हो गया। बिल्कुल इसी तरह से भारत और यूरोप संबंध समझने से पहले हम यूरोप के बारे में एक बार देखेंगे कि यूरोप में कौन से देश हैं, इस यूरोप की प्रकृति कैसी है, इस यूरोप की अवस्थिति कैसी है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण हो जाती है इसकी अवस्थिति के कारण ये यूरोप पूरे विश्व के लिए, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत और यूरोप संबंधों की। इस प्रकार हमारी क्लास का क्रम रहेगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरोप के मानचित्र से। आपके सामने एक बड़ा मानचित्र प्रस्तुत है यूरोप का। देखिए ये पूरा की पूरा जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा की पूरा हिस्सा है यूरोप का। ये अनेकों राष्ट्र यहां पर दिख रहे हैं आपको, एक एक करके जल्दी से देख लीजिए। ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, यहां पर देखिए ये वाला, और यहां पर है आयरलैंड, ये है आइसलैंड, यहां पर आइसलैंड हुआ, ये येलो कलर में यूके, इधर हुआ आपका आयरलैंड। देखिए यूके और ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सारे शब्द हैं बच्चों, आयरलैंड, ये सारे शब्द हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। आज के लेक्चर में ये सारे मैं क्लियर कर दूंगा, आपको सारे डाउट्स जो आपके रहते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप नॉर्वे, ये तीन देश हैं यहाँ पर, ये वाले तीन देश ऊपर आपको दिख रहे हैं, एकदम शीप की तरह, भेड़ की तरह आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक आकृति दिख रही है आपको, ये देखिए यहाँ पर ये बोथनिया की खाड़ी, और इसके ऊपर ये तीनों देश, और पहला है नॉर्वे, इसके बाद में स्वीडन, और उसके बाद में है फिनलैंड। इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है बच्चों, स्कैंडिनेवियाई देश। एक यहाँ पर पठारीनुमा क्षेत्र है, पहाड़ी पठारीनुमा क्षेत्र, उसके कारण इन तीनों को कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, और ये तीनों देश इसमें शामिल किए जाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको तीन देश दिख रहे हैं, डॉटेड में लिखा हुआ है यहाँ पर, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीन देश हैं इधर की तरफ। इसके बाद आप देखिए बेलारूस, यूक्रेन, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर रोमानिया, इधर देखिए बुल्गारिया, इधर देखिए ग्रीस, मैसेडोनिया, इधर आपको दिखेगा अल्बानिया, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है अल्बानिया। इसके बाद में ये है सर्बिया। बच्चों सर्बिया, विश्व इतिहास जिन्होंने पढ़ लिया उनको अंदाजा हुआ सर्बिया की कितनी इंपॉर्टेंस रही थी। इसके बाद में देखिए ये हंगरी देश है, और इसी हंगरी की हमने चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा भारत रूस संबंध के अंदर की, ये हंगरी के अंदर ये एपिसोड हुआ था। उसके बाद में भारत की तरफ रूस का मत बदल गया था और सकारात्मक संबंधों की शुरुआत हो गई थी। देख लीजिए आप, ये है हंगरी। इसके बाद में ये देखिए स्लोवाकिया, ऊपर है स्लोवाकिया, और इसके ऊपर है ये पोलैंड। आपने वार्सा शब्द सुना होगा, वार्सा, ये देखिए पोलैंड के अंदर ही है वार्सा। इधर देखिए ये है चेक रिपब्लिक, और ये है जर्मनी एक बड़ा देश है यहाँ पर, ये जनसंख्या के आधार पर यहाँ सबसे बड़ा देश है, ये है जर्मनी यहाँ पर। और देखिए ऊपर है डेनमार्क, और इधर से आप इधर चलेंगे तो आपको नीदरलैंड मिलेगा, ये बेल्जियम है, और इधर फ्रांस, और फ्रांस के बगल में है बच्चों स्विट्जरलैंड। और देखिए स्विट्जरलैंड के बगल में एक ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है पिंक कलर का, और हमने बताया था इधर हंगरी और स्विट्जरलैंड के बीच में हुआ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन देखिए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस जगह पर आप पेन के साथ चल सकते हैं, ये वाली जो जगह है यहां पर भी एक देश है बच्चों, इसका नाम है लेकेस्टीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट देश है, कईयों को इसका नाम नहीं पता होता। जब पहली बार मेरी क्लास में बैठते हैं तो मैं पूछता हूं तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं नाम नहीं सुना। बच्चों यहां पर एक देश है,
इसके बाद देखिए नीचे इटली, ये वाला पूरा येलो कलर का जो देश है वो है इटली, और इधर है ये आपका स्पेन। दक्षिण अमेरिका जब हम पढ़ रहे थे, लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों की चर्चा कर रहे थे, हमने बताया था आपको कि दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है ये वाला क्षेत्र और ये है स्पेन का क्षेत्र, इन दोनों का शासन रहा था, इसीलिए उन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है बच्चों। यही वाला क्षेत्र है लैटिन, यहां पर लैटिन भाषाएं बोली जाती हैं, स्पेनिश एंड पुर्तगीज। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका स्पेन का, ये पुर्तगाल का हो गया। इसके बाद में देखिए कुछ देश और हैं यहां पर, ये छोटे छोटे, देखिए ये वाला है आपका कोसोवो, यहां पर है ये कोसोवो। इसके बाद में यहां पर है मोंटेनिग्रो, ये वाला, और इधर है आपका ये ग्रीन कलर में बोस्निया हर्जेगोविना। आप एक एटलस लेकर साथ में चल सकते हैं और उसको दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको यूरोप के सिर्फ नाम इसलिए गिनाना चाह रहा हूं एक बार, जिससे इस क्लास के बाद में आपको आइडिया लग जाए और एक मोटिवेशन मिले कि आप भी एटलस खोलकर देखें घर पर। देखिए ये हुआ बोस्निया हर्जेगोविना, और ये है ऊपर क्रोशिया, ये है क्रोशिया, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है ग्रीनिश शेड में, ये वाला हो गया क्रोशिया का देश। ये बच्चों ये प्रमुख देश थे यूरोप के जो हमने देखे अभी, और इनका मैंने इसीलिए देखा है। और एक देखिए यहां पर आपको एक छोटा सा एक और दिखेगा, येलो कलर में एक दिख रहा है, एक जगह दिख रही है आपको येलो कलर की, ये रूस का ही क्षेत्र है बच्चों। देखिए रूस यहां पर है, ये पूरा येलो कलर का, और मैंने आपको रूस के बारे में बताया था आपको कि रूस का कुछ क्षेत्र एशिया में आता है और कुछ क्षेत्र यूरोप में आता है। ये वाला जो क्षेत्र है यूरोप का, ये रशिया का, रूस का, देखिए इसकी राजधानी मॉस्को, ये यूरोप वाले क्षेत्र में आ रही है। तो यूरोप का जो कुछ क्षेत्र है वो, सॉरी रूस का जो कुछ क्षेत्र है वो यूरोप महाद्वीप में भी आता है, और ये वाला पूरा क्षेत्र है वो जो यूरोप महाद्वीप में आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। और देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, जैसे कि हमने बताया रूस का क्षेत्र यहां पर भी है, और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मैं समय बता रहा हूं, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ये वाला क्षेत्र रूस के प्रभाव में हुआ करता था। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब इसकी प्रकृति को देखेंगे। अभी इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि रूस, ये पूरे यूरोप में कितने सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं बच्चों। अधिकांश राष्ट्र इस यूरोप में विकसित राष्ट्र हैं। चलिए हम आगे की स्लाइड पर आपको लेकर चलते हैं, इसमें यूरोप की प्रकृति को समझाया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ हिंदी माध्यम के बच्चों को समझ में थोड़ी मुश्किल आई होगी मैथ में। ये देखिए यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं हिंदी में, तो ये भी आप देख सकते हैं जिसमें सारे देशों के नाम जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था समझने में दिक्कत आई, क्रोशिया, सर्बिया, यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं, आप देख सकते हैं, आपको मैचिंग करने में आसानी रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यूरोप की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि एशिया से यूरोप महाद्वीप का अलगाव कहां से होता है। देखिए एक जल विभाजक है, जल विभाजक बोलते हैं एक पहाड़ी नुमा आकृति को, जहां से जल दो धाराओं में बढ़ता है। तो एक पहाड़ होगा तो वहां से नदी दो दिशाओं में बहेगी, तो इसीलिए उसे जल विभाजक कहा जाता है। और यूराल पर्वत इस जगह पर जल विभाजक का कार्य करता है एशिया और यूरोप के मध्य। अर्थात देखिए ये वाला पूरा यूरोप है, और मैंने बताया था आपको इसमें ये वाला क्षेत्र कौन सा है, रूस का क्षेत्र है। रूस का कुछ क्षेत्र यूरोप में आता है, और यहां पर है देखिए ये पहाड़ है यहां पर, और ये वाला पहाड़ है कौन सा, यूराल पर्वत। और इस यूराल पर्वत के माध्यम से, यूराल पर्वत के पश्चिमी तरफ है यूरोप और यूराल पर्वत के पूर्व की तरफ है एशिया। ये बात क्लियर हो गई सभी को। तो एशिया से यूरोप का विभाजन यूराल पर्वत के आधार पर हो रहा है। इसके बाद में देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप, अर्थात महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर छोटा है और अनेकों देश हैं यहां पर। और इतने सारे देश होने के बाद भी ये सारे देश विकसित देश में आते हैं। ये देखिए अति विकसित देश क्यों बच्चों, देखिए 16वीं सदी के बाद से वैश्विक मामलों में प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने। देखिए यहां पर क्या, उन्हें अंग्रेज, ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र, इन्होंने हमारे ऊपर अधिकार किया था। भारत एक उपनिवेश बन गया था ब्रिटेन का। फिर देखिए स्पेन, पुर्तगाल, ये फ्रांस, ये सब क्या थे बच्चों, इस 16वीं सदी के बाद से ये बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गए थे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ी थी और अनेकों देशों को अपना गुलाम बनाया था। और इनमें ताकत का संघर्ष चला था, शक्ति का संघर्ष चला था, और तभी से ये लगातार विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते गए, क्योंकि इन्होंने दूसरे देशों से और अपनी कॉलोनी से, अपने उपनिवेशों से काफी पैसा बनाया बच्चों। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इन देशों से हुई थी बच्चों, इसीलिए ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाने लगे। और इन्होंने बहुत पहले ही उस विकास की धारा में कदम रख दिए थे और तेजी से विकास करना प्रारंभ कर दिया था। जिन्हें विकासशील राष्ट्र कहा जाता है वो अब जाकर अपना विकास करने लगे हैं, लेकिन इन्होंने अपने विकास का चरण उसी समय खोल दिया था जब दूसरे लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए बच्चों इन्हें अति विकसित राष्ट्र कहा जाता है।
16वीं सदी के बाद से इनकी वैश्विक मामलों में प्रमुख भूमिका रही। और अगर आप इस पूरे यूरोप को देखेंगे तो आप देखिए ये एक सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण जगह है। कौन सी? देखिए यहां पर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये देखिए ये येलो कलर का आपको जो दिख रहा है ये पूरा यूरोप हुआ, और इसके नीचे ये वाला कौन सा है? भूमध्य सागर। देखिए भूमध्य सागर किस किस को जोड़ रहा है? यूरोप को जोड़ रहा है, और अफ्रीका को जोड़ रहा है, और एशिया को जोड़ रहा है। अर्थात तीन तीन बड़े महाद्वीपों को जोड़ रहा है, तीन बड़े इंपोर्टेंट महाद्वीपों को, अफ्रीका, एशिया और ये यूरोप। इन एशिया और अफ्रीका के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इनकी इंपॉर्टेंस आप सब समझ चुके हैं। आज यूरोप भी आप पढ़ रहे हैं और इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको अब समझ में आ रही है। और देखिए ये भूमध्य सागर इन तीन बड़े इंपॉर्टेंट महाद्वीपों को आपस में जोड़ रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसकी यूरोप की अवस्थिति यहाँ पर है, आपका इंपॉर्टेंट क्षेत्र अटलांटिक महासागर जो व्यापार के लिए जाना जाता है, व्यापारिक मार्गों के लिए जाना जाता है, और ये है भूमध्य सागर। यहाँ पर ये भी इसका सामरिक महत्व है क्योंकि देखिए तीन महाद्वीपों के बीच में आ रहा है ये, और ऊपर है इसके देखिए ये है आर्कटिक महासागर इधर की तरफ, ये पूरा क्षेत्र आर्कटिक महासागर का। और वर्तमान में आर्कटिक महासागर एक नई भू राजनीति को जन्म दे रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें बर्फ का पिघलना प्रारंभ हो गया है और नए परिवहन के रास्ते, नए रास्ते खुलने लगे हैं, और साथ में यहाँ प्राकृतिक तेल और गैस मिलने की संभावना मिली है। इनफैक्ट मिली है क्या, ये एस्टिमेशन हो भी गया है कि अच्छी खासी मात्रा यहाँ पर उपलब्ध है। और मैंने आपको बताया कि जब भी तेल कहीं पर मिलता है तो भू राजनीति उस जगह पर सक्रिय हो जाती है, और वो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक केंद्रीय छाप की तरह अपने आप को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में वो एक केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करने लगता है। इसी प्रकार का है आर्कटिक महासागर। और ये देखिए यूरोप के एकदम समीप, आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप का किस प्रकार से महत्व बढ़ रहा है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, और किस प्रकार से ये 16वीं सदी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ता रहा है। देखिए ये हो गया आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच स्थिति इसकी 16वीं सदी की, ये बात हमने बता दी आपको। और एक है लोकतंत्र और पूंजीवाद के समर्थक हैं ये राष्ट्र। मैंने आपको बताया था शीत युद्ध के समय एक विचारधारा चल रही थी, और वो विचारधारा थी पूंजीवाद, जिसका अग्रणी राष्ट्र हुआ करता था अमेरिका शीत युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसमें ये यूरोप के अधिकांश राष्ट्र इस पूंजीवादी धारा के समर्थक थे, लेकिन ये रूस था, हमने कहा था कि ये साम्यवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा था। अर्थात शीत युद्ध दो विचारधाराओं में चल रहा था, एक था पूंजीवाद जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, और दूसरा साम्यवाद जिसे रूस लीड कर रहा था। और देखिए रूस यहां से लीड कर रहा है, और अमेरिका इस तरफ है, और अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में इधर वाले राष्ट्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विचारधारा इधर से आ रही है, साम्यवाद की विचारधारा इधर से आ रही है, और पूंजीवादी विचारधारा इधर जा रही है, और यहां पर कहीं पर जाकर इनमें क्लैशेस हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा हंगरी विवाद हमने समझाया था आपको, और ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये वाले जो देश हैं इधर की तरफ वाले, ये पहले से ही पूंजीवाद के समर्थक हैं। और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस जगह के भी जो राष्ट्र हैं, ये वाले भी पूर्वी यूरोप के राष्ट्र जिन्हें कहा जा सकता है, वो भी धीरे धीरे पूंजीवाद के समर्थक होने लगे। और लोकतंत्र तो इनमें पहले से ही है, क्योंकि ये सारे राष्ट्र वो हैं जो अमेरिका के साथ मिलकर चलते हैं, और अमेरिका आपको पता है विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश है। और ये सारी इसकी विशेषताएं बच्चों, ये सारी यूरोप की प्रकृति हमने देखी। अब हम बात करते हैं भारत और यूरोप सहयोग के बारे में। देखिए हमने जब अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों की चर्चा की, और जब भारत की दक्षिण अमेरिका के साथ संबंधों की चर्चा की, तो हमने आपको दक्षिण दक्षिण सहयोग बताया था, और हमने बताया था कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो रहा है, या विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो रहा है, तो उसे दक्षिण दक्षिण सहयोग की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब हम किसको पढ़ रहे हैं? भारत और यूरोप को। भारत और यूरोप किस प्रकार के हैं? भारत है विकासशील राष्ट्र और यूरोप है विकसित राष्ट्र। अच्छा, जब विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग की चर्चा होती है तो उसे उत्तर दक्षिण सहयोग कहा जाता है बच्चों। अर्थात विकासशील और विकसित देशों के मध्य सहयोग है उत्तर दक्षिण सहयोग। इसका मतलब क्या हुआ? भारत और यूरोप सहयोग भी एक उत्तर दक्षिण सहयोग का उदाहरण हुआ। ये बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए उत्तर दक्षिण सहयोग के बारे में मैंने बताया, इसका नामकरण किस आधार पर हो रहा है? ये नामकरण हो रहा है भूमध्य रेखा के आधार पर। देखिए ये भूमध्य रेखा है, लाल वाली जो आपको दिख रही है पिक्चर में, और इसके ऊपर जो देश है वो अधिकांशतः, इसके इस तरफ आप जब जाएंगे तो अधिकांशतः देखिए जो विकसित राष्ट्र हैं वो आपको इसके ऊपर ही मिलेंगे, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ही आपको अधिकांशतः विकसित राष्ट्र मिलेंगे। ये पूरा अमेरिका वाला क्षेत्र जो विकसित देशों के क्षेत्र में आता है, इधर आपका ये वाला क्षेत्र है जो यूरोप का क्षेत्र है, और ये वाला पूरा की पूरा यूरोप का क्षेत्र हुआ, इधर से ये रूस वाला क्षेत्र हुआ, इधर आपका जापान,
कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया जिसे कहा जाता है, ये सारे के सारे कौन से हैं बच्चों? ये पूरे के पूरे उत्तरी इलाकों में फैले हुए हैं, अर्थात पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में फैले हुए हैं। और अधिकांशतः जो दक्षिणी गोलार्ध वाला एरिया है, ये वाला क्षेत्र आप किसे कह सकते हैं, इसमें अधिकांशतः जो देश हैं, और यहां पर भी अधिकांशतः जो ये देश हैं वो कौन से हैं? सिर्फ एक अपवाद आप यहां पर छोड़ दीजिए, ये वाला। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? विकासशील या अल्प विकसित देश। इसीलिए इसे कहा गया उत्तरी दक्षिण सहयोग, अर्थात दक्षिण में है विकसित या विकासशील राष्ट्र, उत्तर में है विकसित राष्ट्र। ये है विकासशील देश अधिकांश पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश, और विकसित देश अधिकांशतः पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत और यूरोप का जो संबंध है, जो सहयोग है, वो एक उत्तर दक्षिण सहयोग का उदाहरण है। ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं भारत और यूरोप के स्वतंत्रता पूर्व संबंधों की। यहां स्वतंत्रता से आशय भारत की स्वतंत्रता से है। जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, उससे पहले भारत और यूरोप के संबंध किस प्रकार के थे? बच्चों, आपको सबको पता है भारत पर किस देश का शासन था, और वो देश कहां से बिलोंग करता था? यूरोप से। और ये यूरोप कौन सा था? जहां 1750 में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 1750 में। अब इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के समय इन्हें क्या चाहिए बच्चों? कच्चा माल। उन उद्योग धंधों में, उन फैक्ट्रियों में इनको माल खपाना है, क्योंकि फैक्ट्री का काम क्या है? कच्चा माल लगाओ और उससे क्या मिलेगा आपको? तैयार माल। और अब इनको क्या चाहिए? यूरोप को, इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, लेकिन कच्चा माल इतना नहीं है यूरोप में। अब ये भारत के पास आए, भारत में इनको दिखा कि भारत समृद्ध है प्राकृतिक संसाधनों में, कच्चे माल में। भारत से कच्चा माल ले जाया जा सकता है, यूरोप की फैक्ट्री में लगाया जा सकता है उसे, और वहां से यूरोप की फैक्ट्रियों से जो तैयार माल बनेगा उसे पुनः भारत में भेजा जा सकता है, बेचा जा सकता है, क्योंकि भारत एक बड़े बाजार के रूप में यूरोप को दिखाई देता है। यही बच्चों वजह थी दोनों ही भारत और यूरोप के मध्य संबंधों के विकास में। देखिए, हमने बताया औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी 1750 में। यूरोप को अपने उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, और फैक्ट्री से बने तैयार माल को बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता। और देखिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जो प्राकृतिक संसाधनों में धनी था। यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने भारत की ओर रुख किया। यही वजह थी बच्चों, अनेक राष्ट्र यूरोप से भारत चलकर आए। आपको पता है भारत में सत्ता का संघर्ष रहा था फ्रांस के मध्य, ब्रिटेन के मध्य, और डच जिन्हें कहा जाता है उनके मध्य, पुर्तगालीज के मध्य। ये सारे वो थे जो भारत पर अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन इस संघर्ष में अंततः विजय हुई अंग्रेजों की, ब्रिटेन वालों की। और देखिए, भारत बन गया ब्रिटेन का उपनिवेश। बच्चों, ये थे स्वतंत्रता पूर्व संबंध। और लगभग जब भारत इसका उपनिवेश बन गया, तो पूरी तरह से इस ब्रिटेन ने भारत को अपने मैंने आपको जो कारण बताया, कच्चे माल की आवश्यकता और तैयार माल को बेचना, ये एक वजह बन गई ब्रिटेन का उपनिवेश बनने के बाद भारत के साथ संबंध बनाए रखने की। और इसी दृष्टिकोण के साथ इन दोनों में विकास हुआ, संबंधों का विकास हुआ ब्रिटेन और भारत के मध्य। और ये एक कहानी थी, अर्थात दोनों, देखिए, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटेन को भी लगता था कि भारत को आगे बढ़ाना है, लेकिन किस प्रकार आगे बढ़ाना है? उनकी भलाई के लिए आगे बढ़ाना है। तो वहीं पर विकास हुआ जहां जहां पर उनका फायदा होना था, ब्रिटेन वालों का फायदा होना था। इसी प्रकार के संबंध विकसित हुए थे स्वतंत्रता से पहले। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ भारत और यूरोप संबंधों में। शीत युद्ध के दौर चालू हो गया था। देखिए, मैंने आपको बताया दो विचारधाराएं, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। इस समय शीत युद्ध चालू हो गया दोनों विचारधाराओं में। अब ये देखिए, पूंजीवादी विचारधारा कौन सी है? जो अमेरिका समर्थित है। और ये जो यूरोप के राष्ट्र थे, इसमें से अधिकांश राष्ट्रों ने अमेरिकी समर्थित इस विचारधारा को पालित किया। अर्थात ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी यूरोप के मानचित्र में, कि जितने भी पश्चिमी क्षेत्र के जो राष्ट्र थे, ये वाले देखिए, ये वाले मैंने आपको जो बताया था, ये पूरे पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे, ये शीत युद्ध के समय अमेरिका समर्थित ग्रुप में आ गए थे, और कि काफी अधिक संख्या में थे बच्चों।
और जब ये इस पूंजीवादी ग्रुप में शामिल हो गए तो इनकी उम्मीद थी कि भारत भी शामिल हो, लेकिन भारत नहीं हुआ। देखिए भारत ने क्या कौन सा आंदोलन चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अर्थात वो ना तो पूंजीवादी ग्रुप में शामिल होगा ना ही साम्यवादी ग्रुप में शामिल होगा। इसीलिए अधिकांश जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनके भारत के साथ संबंध इस समय में अच्छे नहीं थे। देखिए इस समय यूरोपीय देश दो समूहों में विभाजित थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। मैंने आपको बताया पश्चिमी जो क्षेत्र था पश्चिमी यूरोपीय देशों का, वो पूंजीवादी विचारधारा के समर्थन में प्रभाव में था, और पूर्वी यूरोपीय देश जो थे वो साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत ने ना तो इनकी विचारधारा को पालित किया ना ही इनकी विचारधारा को, बल्कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। इसीलिए शीत युद्ध का जो दौर था उस समय भारत के संबंध इनके साथ इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन बच्चों फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत कटु संबंध थे। हालांकि कुछ मुद्दों पर, जैसे कश्मीर मुद्दा हुआ या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे, उन पर हमेशा भारत को यूरोपीय राष्ट्रों की ओर से नकारात्मकता झेलनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी ऐसे कटु संबंध नहीं थे कि कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ। देखिए 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, भारत के सामने एक वित्तीय संकट आया, एक आर्थिक संकट आया, और उसके बाद भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़े। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत ने स्टेप लिया, एलपीजी की नीति को अपनाना। 1991 में एलपीजी नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अर्थात अब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ खोल दिया है। अब भारत आयात निर्यात में भरोसा रखता है और भारत एक वैश्वीकृत राष्ट्र के रूप में सामने आ चुका है, जिसने अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है। उसमें जो बाध्यताएं उसने लगा रखी थी दूसरे देशों से व्यापार में, वो बाध्यताओं को उसने कम किया है। अर्थात भारत अब एक पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। ये किस प्रकार की नीति हुई, पूंजीवाद की, अर्थात पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया भारत। देखिए हमने कहा था पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र किस प्रकार के थे, पूंजीवादी समर्थक, लेकिन अब 1990 के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और जो पूर्वी यूरोप के राष्ट्र थे अब वहां से भी साम्यवाद का पतन होना प्रारंभ हो गया। अब वो भी धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लग गए हैं। देखिए इस समय यूरोप में भी पूंजीवाद और साम्यवाद का वैचारिक संघर्ष समाप्त हो गया। पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय देशों का जो काल्पनिक विभाजन था इस पूंजीवाद और साम्यवाद के नाम पर, वो समाप्त हो गया। अब कई यूरोपीय देश अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संगठित होने लगे। देखिए जब विभाजन समाप्त हो गया तो पश्चिमी और पूर्वीय यूरोपीय देशों के मध्य जुड़ाव देखा गया। इस जुड़ाव का सबसे बड़ा परिणाम हुआ था बच्चों, कई सारे यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर एक संघ बना लिया, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। और ये संघ इस पूरे इस यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को, पश्चिमी पूर्वी यूरोप दोनों हिस्सों को मिलाकर अधिकांश राष्ट्रों को एक राजनीतिक आर्थिक संगठन के रूप में सामने लेकर आया है। सबको इसने जोड़ दिया एक मजबूत संगठन के रूप में। और इनकी नीतियां भी एक प्रकार से वो ये जो देश हैं इसमें राज्य की भूमिका निभाने लगे हैं, और यूरोपीय संघ एक देश के रूप में सामने आ गया पूरी दुनिया के लिए। तो एक प्रकार के इतने सारे विकसित राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। सोचिए आप कितनी इंपॉर्टेंस है इस संगठन की। तो और देखिए ये यूरोपीय राष्ट्र संगठित हो गए और किस ओर अग्रसर हुए, पूंजीवाद की ओर। और देखिए भारत भी इस समय कौन सी दिशा में अग्रसर हुआ है, पूंजीवाद की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, भारत और यूरोप के मध्य 1990 के बाद से ही अच्छे संबंधों का विकास प्रारंभ हो गया। और 1990 के बाद से दोनों क्षेत्रों में, भारत और यूरोप दोनों में अच्छे संबंध देखे जाने लगे हैं। लेकिन देखिए 1998 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, जो पहला किया था 1974 में किया था, दूसरा 1998 में अब भारत ने कर दिया। अब इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा, और भारत और यूरोप संबंधों में एक प्रकार से कटुता आ गई। ये थी बच्चों शीत युद्ध के बाद क्या हुआ संबंधों में, उसकी रूपरेखा। अब हम बढ़ते हैं भारत यूरोप आर्थिक संबंधों पर। देखिए हम यहां पर पूरे यूरोप को समग्र रूप से लेकर चल रहे हैं। पूरे यूरोप को एक बार समग्रता देने के बाद हम कुछ राष्ट्रों के साथ, कुछ यूरोप के अलग से राष्ट्रों के साथ संबंधों की अलग से चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। लेकिन अभी एक बार हम समग्र रूप में यूरोप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब समग्रता दे रहे हैं तो हमारा सीधा सीधा संबंध, हमने भी बताया था जब ये राष्ट्र संगठित हो गए, हमने भी बताया आपको, ये कई यूरोपीय राष्ट्र अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संगठित हुए और इन्होंने एक कौन सा संघ बना लिया, यूरोपीय संघ। ये यूरोपीय संघ इन्होंने बना लिया।
तो अब हम जब यूरोप और भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे, भारत यूरोप आर्थिक संबंधों की चर्चा करेंगे, तो हमारा ध्यान किस तरफ रहेगा? यूरोपीय संघ की ओर। अर्थात हम इस यूरोप में अब बात कर रहे हैं किसकी? यूरोपीय संघ की। एक बार जब यूरोपीय संघ के साथ संबंधों का आपको अनुमान हो जाएगा, उसके बाद मैं शॉर्ट में आपको भारत ब्रिटेन संबंध, भारत फ्रांस संबंध और भारत जर्मनी संबंध, इनकी भी चर्चा करूंगा अलग से, क्योंकि ये तीनों संबंध भी महत्वपूर्ण हैं जब हम यूरोप की बात करते हैं। जब द्विपक्षीय संबंधों की बात हो रही है तो प्रश्न अलग से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। बच्चों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं भारत यूरोप आर्थिक संबंधों की। देखिए भारत और यूरोप का आर्थिक संबंध 1980 में देखिए क्या व्यापार की स्थिति है। 1980 में मात्र 4 अरब डॉलर, पूरे यूरोप को मिला के हम बता रहे हैं, पूरे यूरोप को मिलाकर मात्र 4 अरब डॉलर का व्यापार था 1980 में। 2018-19 में आइए 115 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कहां 4 अरब डॉलर और कहां 115। ये बहुत तेज प्रगति देखने को मिली है। मैंने बताया 1990 के बाद से व्यापारिक संबंध तेजी से बढ़ने लगे भारत और यूरोप के मध्य, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी थी और इसी कारण दोनों देश में तेजी से आर्थिक संबंधों का उत्थान हुआ। और आप देख सकते हैं 2018-19 जो वर्तमान आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े यही हैं बच्चों। 2019-20 का आंकड़ा भी पूरी तरह से नहीं आए और 2018-19 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से 115 अरब डॉलर तक व्यापार पहुंच गया है दोनों देशों के मध्य। एक समूह के रूप में, समूह कहते हैं बच्चों विश्व में कई सारे संगठन बने हुए हैं। जैसे हमने देखा था एक आसियान देखा था, एक खाड़ी देशों का संगठन हमने देखा पुरानी कक्षाओं में। तो इस प्रकार अलग अलग संगठन बने हुए हैं। जब हम एक समूह के रूप में पूरे यूरोपीय संघ को देखते हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर सामने आता है। अर्थात एक समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और देखिए कुल व्यापार कितना है? 115 अरब डॉलर। मैंने आपको बताया था हाल में अगर देशों की मध्य बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार अमेरिका बनकर सामने आ गया है और लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है दोनों देशों के मध्य। लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार है भारत अमेरिका के बीच और लगभग 89 अरब डॉलर का व्यापार है भारत और चीन के मध्य। अर्थात ये अमेरिका सबसे टॉप पर है देशों में, दूसरे नंबर पर चीन पहुंच गया है। लेकिन एक समूह के रूप में हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं यूरोपीय संघ सबसे अधिक व्यापार करता है भारत के साथ। देखिए यहां पर है कितना? 115 अरब डॉलर का। इसीलिए हमने कहा एक समूह के रूप में हम जब देख रहे हैं तो पूरे यूरोप को मिलाकर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है हमारा कौन? यूरोपीय संघ। ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको। और ये समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र भी है। सबसे अधिक निर्यात भारत यूरोपीय संघ को करता है। अगर मैं इस पूरे यूरोप को एक साथ लेकर चलूं तो एक समूह के रूप में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, निर्यातक क्षेत्र है। और ये निर्यात कितना हो रहा है? नीचे देखिए आप, 57 अरब डॉलर का, यही 2018-19 का आंकड़ा है। 57 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। हम निर्यात कर रहे हैं, भारत निर्यात कर रहा है इस पूरे यूरोप को कितना? 57 अरब डॉलर। और ये सबसे अधिक है, ये सर्वाधिक है किसी एक क्षेत्र विशेष को किए जाने वाले निर्यात में। चलिए, और अब हमने बात की 115 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है दोनों भारत और यूरोप के मध्य। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका बच्चों 3 राष्ट्रों की है। मैंने आपको बताया कि इन 3 राष्ट्रों के साथ हम अलग से भी अभी संबंधों की चर्चा करेंगे। इस व्यापार में इन 3 यूरोप के राष्ट्र ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की भूमिका सर्वाधिक है। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर सकते हैं ये वाला। देखिए क्या है, 2007 से ही भारत और यूरोप लगातार प्रयास कर रहे हैं मुक्त व्यापार समझौता स्थापित करने की। देखिए 2007 से ही दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि पूरा की पूरा यूरोपीय संघ, देखिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए अभी यूरोपीय संघ को। आगामी क्लासेस में मैं अलग से सेशन लूंगा यूरोपीय संघ का, वहां पर ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि अगर अभी मैं यूरोपीय संघ को समझाऊंगा तो मेरे को पूरा लेक्चर सिर्फ यूरोपीय संघ पर लेना पड़ जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ यूरोप का पूरे के पूरे देशों का मिलाकर एक क्षेत्र, और इस पूरे क्षेत्र के साथ भारत चाहता है मुक्त व्यापार समझौता करना, जिससे दोनों के मध्य आर्थिक संबंधों का और भी अधिक तेजी से विस्तार हो मुक्त व्यापार समझौता स्थापित होने के बाद। और देखिए इस समझौते का नाम क्या है, यही नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, BTIA, बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता।
BTIA बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद कर लो। BTIA का संबंध किस क्षेत्र से है? भारत और यूरोप के मध्य होने वाले मुक्त व्यापार समझौते का नाम क्या है? BTIA। अगर प्रश्न आता है समाचार पत्रों में BTIA किन दो क्षेत्रों के मध्य संबंध को दर्शाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत और यूरोप के मध्य, भारत का किसी दूसरे देश के साथ मत कर देना। BTIA का मतलब है एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जो भारत और यूरोप के मध्य चल रही है, और इसका नाम है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता। बच्चों ये अभी तक संपन्न नहीं हो पाया, 2007 से लंबे समय से बातचीत चल रही है दोनों क्षेत्रों के मध्य, लेकिन अभी तक भी ये फाइनल नहीं हो पाया है। बहुत सारी वजह हैं, देखिए ये आपको वजह आपके नीचे लिखी हुई हैं। चिंता, दोनों के बीच में चिंता, भारत के कमजोर श्रम और पर्यावरण मानक जिनका यूरोपीय संघ विरोध करता है। देखिए यूरोप विरोध करता है इन दोनों चीजों का। भारत में श्रम मानक अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे देखिए अगर ये समझौता हो गया तो क्या होगा, भारत की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से यूरोप के बाजारों में प्रवेश कर जाएंगी, आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन यूरोप कहता है उससे पहले आपको अपने श्रम मानकों को सुधारना होगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। भारत में कालीन बनाए जाते हैं, कालीन जो आप कारपेट देखते हैं बिछाने के, कालीन बनाए जाते हैं, और ये कालीन भारत यूरोप को निर्यात करना चाहता है, लेकिन यूरोप इन्हें अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं होने देता। यूरोप इनको उनके बाजारों में आने नहीं देता, भारत से खरीदता नहीं है यूरोप कालीनों को, आवश्यकता होने के बाद भी, क्योंकि यूरोप कहता है, यूरोप के ये राष्ट्र या यूरोपीय संघ का जो राजनीतिक नेतृत्व वो कहता है कि भारत में ये जो कालीनों का निर्माण होता है उसमें बाल श्रम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भारत के कमजोर श्रम कानून है, बाल श्रम का प्रयोग किया जा रहा है, और यूरोप मानवाधिकारों में भरोसा रखता है और बालकों के द्वारा किए गए काम को वो गलत या अन्याय ठहराता है मानवाधिकार के दृष्टिकोण से, और इसीलिए भारत के कालीनों को वो खरीदना नहीं चाहता है। तो इस प्रकार वो भारत से अपेक्षा रखता है कि वो कठोर कानून बनाए, श्रम कानून बनाए। और देखिए भारतीय व्यवस्था थोड़ी अलग तरह की, और वहां पर हर प्रकार के कानून बनाना इतना संभव भी नहीं है, लेकिन भारत इस दिशा में फिर भी कार्य कर रहा है। और इसीलिए ये एक डिस्प्यूट आ गया, दोनों के बीच में विवाद आ गया, कठोर श्रम कानून की डिमांड आई यूरोप की तरफ से, लेकिन भारत ने अभी तक वो उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, और इस कारण से ये समझौता अभी तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार के पर्यावरणीय नियम भी है बच्चों। यूरोप कहता है कि भारत में जो सामान का उत्पादन होता है उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री चमड़ा बनाने की, और वहां पर क्या हो रहा है, काफी सारा गंदा पानी काफी सारा जो गंदा वेस्ट निकलता है वो आसपास के पानी या नाले या फिर जो भी नदियां होती है उसमें चले जाता है, और यूरोप कहता है ये पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए भारत और यूरोप के बीच ये मुक्त व्यापार समझौता अभी तक लागू नहीं हो पाया। देखिए ऐसा नहीं है यूरोप कंप्लेन करता है, भारत भी कंप्लेन करता है। भारत का कहना है कि यूरोप संरक्षणवादी नीतियों को अपनाता है। देखिए भारत की चिंता क्या है, भारत द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यूरोप संरक्षणवादी नीतियों का पालन करता है। संरक्षणवादी क्या, भारत कहता है कि यूरोप जबरदस्ती के नियम बना रहा है कि भारत का कालीन नहीं खरीदेगा, ये सब बहानेबाजी है। यूरोप जबरदस्ती का नियम बना रहा है कि हमारी मछलियों को नहीं खरीदेगा, और क्योंकि वो पर्यावरणीय नियमों का बहाना बना रहा है। और भारत ये भी कहता है कि यूरोप द्वारा बड़ी मात्रा में उसके किसानों को सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है जिससे उनकी लागत कम हो जाए, और इसीलिए और इससे क्या होता है कि भारत के सामान वहां पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यूरोप की सरकार उन्हें सब्सिडी दे देती है और उससे वहां पर लागत कम हो जाती है। अब अगर कोई सामान भारत से वहां जाएगा तो वो महंगा होगा और फिर वो नहीं बिकेगा, वहां की जनता उसे नहीं खरीदेगी। तो इस प्रकार का एक द्वंद्व चलता रहता है भारत और यूरोप के मध्य, और इन्हीं सब कारणों से अभी तक भी मुक्त व्यापार समझौता संपन्न नहीं हो पाया। ये बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया भारतीय निर्यात कितना था, $57 अरब। भारतीय आयात कितना करता है, भारत द्वारा जो यूरोप से आयात किया जाता है वो है $58 अरब का, अर्थात देखिए लगभग बैलेंस व्यापार हो रहा है। देखिए एक जगह 57 और एक जगह 58, लगभग समान व्यापार, किसी को कोई घाटा नहीं है, कितना समृद्ध और फला फूला व्यापार हो रहा है। अब वो समय नहीं है जो स्वतंत्रता पूर्वक हुआ करता था, जब एक भारत को एक उपनिवेश की तरह कच्चे माल का एक आयातक और कपे हुए जो बना हुआ तैयार माल था उसका एक निर्यातक की तरह देखा जाता था भारत को। यूरोप में कच्चा माल मंगा लिया जाएगा भारत से, और
और जो भी वहां पे बनेगा तैयार माल उसे भारत में खपा दिया जाएगा। अब वो सिचुएशन नहीं है बच्चों, अब क्या है, अब एकदम बैलेंस है। देखिए बराबरी पे चल रहा है, भारत निर्यात कर रहा है और भारत आयात कर रहा है, और एक समृद्ध व्यापार इसे कहा जा सकता है, एक अच्छा व्यापार कहा जा सकता है भारत और यूरोप के आर्थिक संबंधों की जब चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। देखिए ये यूरोपीय संघ भारत में एफडीआई का एक बड़ा स्रोत है। भारत में बड़े पैमाने पर यूरोप की कंपनियों के द्वारा निवेश किया जाता है, और ये निवेश आप देखिए लगभग 70 अरब डॉलर का है। ये बहुत बड़ा नंबर है, 70 अरब डॉलर का बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है भारत में यूरोप के द्वारा। बच्चों आर्थिक संबंध हमने देखे, ये जब हम यूरोप की चर्चा कर रहे हैं तो ये आर्थिक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारत और यूरोप की जब चर्चा होती है तो, क्योंकि आप देखिए कि एक ब्लॉक के रूप में, एक समूह के रूप में यूरोप भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। सबसे बड़ा 115 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है यूरोप के साथ, और वो भी एकदम बैलेंस व्यापार हो रहा है, अर्थात आयात और निर्यात दोनों की मात्रा बराबर है। किसी को भी नुकसान नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं है, सिर्फ व्यापार समृद्ध हो रहा है, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हो रहा है, और दोनों की अर्थव्यवस्था यहां पर आगे बढ़ रही है, दोनों को ही फायदा हो रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाता है तो दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को ये और भी अधिक फायदा होगा, और जो विवाद हैं वो संपन्न करना आवश्यक है। इसलिए हमने भारत और यूरोप के बारे में कहा कि इनके आर्थिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे संबंध आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपने अपनी कॉपी में भी इनको नोट डाउन कर लिया होगा, समझकर सारे पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक संबंधों की। देखिए राजनीतिक संबंधों में यूरोप और भारत के मध्य एक समझौता हुआ, भारत यूरोपीय संघ सहयोग समझौता, कि दोनों क्षेत्र मिलकर सहयोग करेंगे, और 1994 में ही ये समझौता हो गया। मैंने आपको बताया था कि 1990 के बाद से दोनों में संबंधों का विकास होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया और दोनों ही पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ने लगे, और भारत की एलपीजी पॉलिसी और ये सारे वो कारण है। देखिए 1990 में सब कुछ हुआ, 1994 में समझौता हो गया, सहयोग समझौता भारत और यूरोपीय संघ के मध्य, और इसके बाद 2000 से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और यह है भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्षेत्रों के मध्य संबंधों की चर्चा हो और उन दोनों के मध्य संबंधों को अच्छा बनाना है तो राजनीतिक मंच का होना जरूरी है, और ये जो शिखर सम्मेलन है ये एक प्रकार का राजनीतिक मंच है, जो भारत के सबसे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, और इस तरह के जो बड़े लीडर हैं उनको यूरोप के बड़े लीडरों के साथ जोड़ेगा, अर्थात बड़े उच्च स्तर की राजनीतिक वार्ता होना आवश्यक होता है। और ये 2000 से प्रारंभ हो गया, प्रतिवर्ष ये वार्ताएं होती हैं, 2000 से ही लगातार वार्ताओं का दौर प्रारंभ हो गया, एक राजनीतिक मंच मिल गया भारत को यूरोप के साथ जुड़ने का, और ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, और इसे आपको याद भी रखना है। इसके बाद में देखिए 2004 में भारत और यूरोपीय संघ सामरिक साझेदार बन गए। सामरिक मतलब रक्षा संबंधी मामलों के सहयोगी बन गए। रक्षा संबंधी जो एस्पेक्ट्स हैं वहां पर एक दूसरे का सहयोग करते नजर आएंगे, चाहे वो आतंकवाद की लड़ाई हो, चाहे वो कट्टरता, जो धार्मिक कट्टरता पनप रही हो उसके खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो तस्करी के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे मानव अधिकारों के खिलाफ लड़ाई हो, या परमाणु सुरक्षा का मुद्दा हो, परमाणु अप्रसार का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार के सामरिक रक्षा संबंधी मुद्दे में अब भारत और यूरोपीय संघ साझेदार हो गए हैं। इसे कहते हैं सामरिक साझेदार बनना। ये 2004 में हो गया। देखिए 1994 से चालू हुआ, 2000 में फिर दूसरा डेवलपमेंट, फिर 2004 में तीसरा डेवलपमेंट। और देखिए सबसे अच्छी बात, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समर्थन। हमने कहा आपको कि 1945 के बाद से, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1945 के बाद से लगभग 1990 तक का जो समय काल था वो शीत युद्ध का समय था, और इसमें दो महाशक्तियां हुआ करती थी, और दो महाशक्तियां सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो महाशक्तियां थी। और जब दो महाशक्तियां पूरे विश्व में हो तो उसे कहा जाता है द्विध्रुवीय अर्थव्यवस्था, अर्थात दो ध्रुव हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। देखिए 1990 के बाद क्या हुआ, 1990 में ये साम्यवाद का पतन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ अनेकों छोटे छोटे राष्ट्रों में खंडित हो गया, और इसलिए हम क्या करें, और खुद जो सोवियत संघ का उसका उत्तराधिकारी रूस, वो खुद पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गई, और इसे कहा गया
इसे कहा गया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अर्थात इस 1990 के बाद से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रारंभ होता है और अमेरिका वो एकमात्र ध्रुव है पूरे विश्व का। इनफैक्ट वर्तमान तक भी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था चल रही है और उसमें अमेरिका एक महाशक्ति की तरह सबके सामने है। और पिछले तीन दशकों से अर्थात 30 साल से अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना हुआ है। वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और मेक्सिको, इसके अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अनेक राष्ट्र, इन सब का उत्थान हो रहा है और अब विश्व बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, भारत क्या कहता है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। भारत कहता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे महाशक्तियां होनी चाहिए, बहुत सारे ध्रुव होने चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धा हो, एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का विकास हो, किसी के दबाव में कोई नहीं रहे। और इसी को कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां पर अनेकों पोल होते हैं, अनेकों ध्रुव होते हैं अर्थ विश्व में, जिन्हें शक्तिशाली देश कहा जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए यूरोप के ये सारे राष्ट्र भारत के समान दृष्टिकोण रखते हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समर्थन देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूरोप से 2 स्थायी सदस्य हैं। कुल कितने स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? 5। और 5 में से देखिए 2 कहां से हैं? सिर्फ यूरोप से। हमने कहा था ये महाद्वीप दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, उसके बाद भी दो देश यहां से स्थायी सदस्य बने हुए हैं यूएनएससी में। और देखिए सबसे अच्छी बात, ये दोनों ही देश ब्रिटेन और फ्रांस भारत को समर्थन देते हैं। कितने अच्छे राजनीतिक संबंध बन गए हैं यूरोप के साथ हमारे, कि यहाँ के जो 2 स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के, वो भारत के साथ हैं। और इस प्रकार हम कह रहे हैं कि भारत और यूरोप के मध्य अच्छे राजनीतिक संबंधों का निर्वाह हो रहा है। डेवलपमेंट आपके सामने है, पिक्चर एकदम क्लियर है। 1994 के बाद से लगातार विकास देखिए, 1994 में, 2000 में, फिर 2004 में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन, और साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत को सपोर्ट मिल रहा है सीधे 2 स्थायी सदस्यों का, जो कि सिर्फ यूरोप से हैं। और इसके अलावा देखिए बच्चों, दोनों के बीच में जब राजनीतिक संबंधों की बात हो रही है तो कुछ प्रमुख मुद्दे, ये कश्मीर का मुद्दा रहता है, मानवाधिकार का मुद्दा रहता है, जिसको लेकर काफी लंबे समय तक यूरोप हमारे खिलाफ हुआ करता था। इनफैक्ट मैं कहूं तो जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 का, तब तक भारत के आजाद होने से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक भारत के खिलाफ था कश्मीर मुद्दे पर यूरोप। लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध के बाद में प्रकृतियां बदली और धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देशों को समझ आने लगा कि भारत आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र है, भारत कश्मीर मुद्दे पर सकारात्मक काम कर रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को, दूसरे देश को ये समझ में आने लगा, वैसे वैसे वो भारत के साथ होने लगे। तो कश्मीर मुद्दे पर पहले यूरोप हमेशा भारत के खिलाफ रहा करता था, लेकिन 2000 के बाद से, या 1999 का जो युद्ध था उसके बाद से भारत की तरफ आ गया यूरोप और अब एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। वैसे भी बच्चों आपको पता है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। और उसके बाद से ही यह डिसाइड हुआ शिमला समझौते में कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो भी वार्ताएं होंगी वो द्विपक्षीय आधार पर होंगी, अर्थात कोई तीसरा देश या तीसरी पार्टी बीच में नहीं घुसेगी बातचीत के लिए। अर्थात यूरोप यहां पर वैसे भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 1999 के बाद से यूरोप ने भारत की तरफ सकारात्मक रुख किया कश्मीर मुद्दे पर भी। परमाणु अप्रसार का मुद्दा देखिए, हमने बताया था 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था और उससे हमारे ऊपर प्रतिबंध लग गए थे, यूरोप ने भी प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा दूसरे देशों को कि भारत एक अच्छे उद्देश्य के साथ चल रहा है, शांति प्रिय तरीके से काम कर रहा है और उसका उद्देश्य कहीं पर भी अशांति फैलाना नहीं है। जब यह समझ में आ गया तो भारत के साथ सामरिक संबंध स्थापित हुए। हमने बात की थी 2004 में, ये देखिए आप, 2004 में भारत यूरोपीय संघ सामरिक साझेदार बने और ये 1998 के 6 साल बाद आप देख रहे हैं कि सामरिक संबंधों का विकास हो गया। अर्थात इस समय तक आते आते यूरोप को कंफर्म हो गया कि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत के द्वारा जो परीक्षण किए गए थे परमाणु परीक्षण, उनका कोई भी गलत उपयोग, गलत दिशा में कोई कार्य वो नहीं किया गया था। और उसके बाद से पूरे विश्व में परमाणु अप्रसार में भारत की भूमिका को भी समझा जाने लगा और भारत को भी
पूरे विश्व में विश्व के राष्ट्र इस दृष्टिकोण से देखने लगे कि वो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करे, पूरी दुनिया में जहां जहां पर परमाणु फैलने की संभावना है उन्हें वो खत्म करने की दिशा में प्रयास करे। इस प्रकार परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर प्रारंभ में दोनों के बीच में विवाद था, लेकिन अब अच्छे रिश्ते बन गए हैं। फिर हमने देखा कश्मीर मुद्दे पर विवाद था, मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगता था भारत पर यूरोप के द्वारा, लेकिन अब वो भी नहीं है। दोनों संबंधों का विकास हो गया है। सामरिक संबंध, आतंकवाद के मुद्दे, हमने ये सब बताया आपको कि हम 2004 में सामरिक साझेदार बन गए और तब से इन मुद्दों पर भी भारत के साथ सहयोग किया जा रहा है यूरोपीय संघ के द्वारा। और साथ में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर अभी वर्तमान में आप देखिए यूरोप के कुछ राष्ट्र जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये बहुत अधिक सक्रिय हैं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सोचने के लिए और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वर्तमान की जो ये परेशानी है 21वीं सदी की पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, उससे दोनों देश मिलकर, दोनों यूरोप और भारत मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इससे निपटा जाए। और पेरिस का जो पेरिस जो क्लाइमेट अभी सम्मेलन हुआ, वहां पर यह देखा गया था, 2015 में हुआ था, वहां पर देखा गया था कि किस प्रकार भारत और यूरोप मिलकर साथ आ रहे हैं। और वहीं से एक नई विचारधारा भी दोनों ने रखी कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का स्रोत, जो कि एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए कि जो स्वच्छ ऊर्जा हो, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और इसी दिशा में भारत और फ्रांस ने एक मिशन लॉन्च किया, एक अंतरराष्ट्रीय पहल जिसे कहा जा सकता है, सौर ऊर्जा उत्पादन की पहल लॉन्च कर दी। और ये क्या दिखा रहा है, भारत और यूरोपीय देशों के मध्य जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक अच्छे राजनीतिक संबंधों का विकास। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में किस प्रकार किस देश के साथ हमने सहयोग किया। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, शॉर्ट में हम बात करते हैं इन तीनों देशों के बारे में जो मैंने आपको शुरू में कहा था। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस इस पूरे यूरोपीय संघ में तीन सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं। और प्रश्न कभी कभी इन पर भी आ जाता है, बजाय पूरे यूरोप के साथ प्रश्न आने के, कभी कभी इन देशों के साथ भी आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक ये वाली जितनी भी हमने अभी तक रूपरेखाएं देखी, वो सारी रूपरेखाएं, सारी बातें इन तीनों देशों के साथ संबंधों में भी वैलिड रहेंगी। और जितनी भी चीजें देखी, चाहे वो आर्थिक संबंधों की बात हो, चाहे वो राजनीतिक संबंधों की बात हो, चाहे हमने स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष देखे, चाहे हमने स्वतंत्रता के बाद के संबंध देखे, चाहे हमने शीत युद्ध के बाद के संबंध देखे, शायद शीत युद्ध खत्म होने के बाद के एपिसोड देखे, इन सारी चीजों का इन भारत जर्मनी संबंध में भी प्रभाव रहेगा, भारत ब्रिटेन पर भी रहेगा और भारत फ्रांस के संबंधों में भी रहेगा। लेकिन क्या अलग हैं, उन पॉइंट्स को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप भारत जर्मनी, हम चालू करते हैं भारत जर्मनी संबंध। देखिए सबसे पहले आपको ये नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला क्षेत्र है जर्मनी का क्षेत्र। मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के आधार पर जर्मनी इस पूरे यूरोप में सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे अधिक जनसंख्या है जर्मनी में। जर्मनी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जर्मनी पूरे यूरोप का। और देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि शीत युद्ध के दौर में ये जो यूरोपीय राष्ट्र थे, ये दो विचारधाराओं में बटे हुए थे। पश्चिमी यूरोप में एक विचारधारा थी पूंजीवाद विचारधारा और पूर्वी यूरोप में विचारधारा थी साम्यवाद की। जर्मनी के साथ कुछ अलग ही तरह का केस था बच्चों। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध को चालू करने में जर्मनी की बड़ी भूमिका रही थी, हिटलर का योगदान रहा था और बड़ी एक त्रासदी विश्व ने झेली थी द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। बच्चों इस हिटलर की इसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जर्मनी के लिए क्या हुआ वो आप देखिए। पूरे जर्मनी का जो ये क्षेत्र है, इसे इस तरह से बांट दिया गया, इसे बांट दिया गया और इसमें जो पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र था वहां पर एक विचारधारा पनपने लगी साम्यवाद, और पश्चिमी जर्मनी की तरफ विचारधारा जो थी वो थी पूंजीवाद। जो हमने पूरे यूरोप को आपको बताया था शीत युद्ध के दौर में दो विचारधाराओं में बटा हुआ था, जर्मनी उनमें से एक ऐसा देश था जो खुद अपने आप में इन दो विचारधाराओं से बटा हुआ था। देखो बच्चों पूरा यूरोप बटा रहे तो समझ में आता है, लेकिन एक देश को दो विचारधाराओं में बांट दिया गया, वो भी एक दीवार खींचकर। इस पूरे जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई और इस दीवार के पश्चिम में थे पश्चिमी जर्मनी का क्षेत्र और पूरब की ओर के क्षेत्रों कहा गया पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र। और पूर्वी जर्मनी पे था प्रभाव साम्यवाद का और पश्चिमी जर्मनी पर प्रभाव था पूंजीवाद का। देखिए 1990 में जाकर जर्मनी यूनाइट हुआ है, बहुत अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1990 में जाकर ये जर्मनी की दीवार जो बनी हुई थी, 1990 का वही समय बच्चों जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको। 1990 में जाकर जर्मनी की दीवार गिराई गई, अब इन पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया और अब जाकर बना है जर्मनी राष्ट्र। और इतने कम समय में भी 1990 में सबसे बाद में जाकर बन रहा है पूरे यूरोप में, उसके बाद भी
देखिए, अब वर्तमान में जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस से भी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? जर्मनी की। इस पूरे क्षेत्र में, पूरे यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की है। और जर्मनी किस प्रकार का देश हो गया? अब लोकतांत्रिक देश, उदारवादी, पूंजीवादी देश, एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है जर्मनी, जिसकी इस पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या है, इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी उसकी जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है। और देखिए, भारत को कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। और यूरोप में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? जर्मनी। आप देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, कितनी अधिक समानता है। और इसीलिए भारत और जर्मनी के बीच अच्छे संबंध निर्वाहित हो रहे हैं। और देखिए, अब आप आइए व्यापारिक संबंधों में। देखिए, व्यापारिक संबंधों में एक और फैक्ट देखिए आप, यूरोपीय देशों में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। यूरोपीय देशों में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भारत का जर्मनी है। और भारत को जर्मनी तकनीकी प्रोवाइड कराता है, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में। देखिए बच्चों, भारत को जर्मनी ने एक ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट पर काम करने, ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट में मदद करना प्रारंभ किया। एक प्रोजेक्ट बनाया जो स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित था। पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा की ग्रिड में जोड़ दिया जाएगा। और इसमें तकनीकी सहारा कौन दे रहा है? जर्मनी हमारा सहयोग कर रहा है। इस प्रकार जर्मनी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है तकनीकी हस्तांतरण के दृष्टिकोण से। जर्मनी तकनीक को भारत को सौंपता है, जो भारत के लिए, विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छे संबंधों के बाद कोई देश निर्णय लेता है किसी देश को तकनीकी हस्तांतरण करने का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप दो तीन चीजों से अंदाजा लगाएं कि भारत जर्मनी संबंध कितने इंपॉर्टेंट है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है जर्मनी। इस पूरे देश में, इस पूरे यूरोप में सबसे बड़ा लोकतंत्र है जर्मनी। इस पूरे क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है जर्मनी। और इस पूरे क्षेत्र में भारत का एक भरोसेमंद साथी जो भारत को तकनीकी हस्तांतरण कर रहा है, वो है जर्मनी। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो एक जो देखा गया था कि 1918 के बाद में, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया और हिटलर का उदय हुआ था, और हिटलर का उदय हुआ था क्योंकि हिटलर चाहता था जर्मनी को फिर से यूनाइट करे। और जो प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने जो अपमान झेला था जर्मनी ने, उससे वो उसका बदला ले। और इसी दृष्टिकोण से एक द्वितीय विश्व युद्ध की रूपरेखा रखी गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सारे विश्व ने मिलकर जर्मनी को दो भागों में तोड़ दिया था, जिससे जर्मनी फिर से इस प्रकार के काम नहीं कर सके, जर्मनी फिर से इतना ताकतवर नहीं हो जाए, इतना उठ नहीं जाए धरातल से कि वो फिर से विश्व युद्ध की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे। और इसीलिए इसका दो भागों में विभाजन कर दिया गया था। और लेकिन देखिए, 1990 में जर्मनी की दीवार गिराई गई और फिर से जर्मनी एक अच्छा मजबूत विकसित राष्ट्र बन गया है फिर से यूरोप में। हालांकि अब उस प्रकार का जर्मनी नहीं है, क्योंकि अब खुद जर्मनी पूंजीवाद का समर्थक है, लोकतंत्र का समर्थक है, उदारवाद का समर्थक है। और देखिए, ये सारे अच्छे गुण अपनाने के साथ अब जर्मनी सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया है इस पूरे यूरोप का। और बड़ा व्यापार भागीदार है भारत का, अच्छा समर्थक है भारत का। और ये है भूमिका। और देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सामरिक संबंधों की भी जर्मनी के साथ। देखिए, भारत और जर्मनी दोनों G4 समूह में शामिल हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दूसरे की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों? जो G4 समूह है, जो चार देशों का समूह, जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहता है, और इन चारों देशों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि चारों को शामिल किया जाए इस बढ़ी हुई सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में। और जर्मनी और भारत दोनों ही अभी वर्तमान में इसके स्थायी सदस्य नहीं हैं, और दोनों ही एक दूसरे का समर्थन करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बढ़ी हुई इस स्थायी सदस्यता में। तो एक बड़ा राष्ट्र अब यहां पर जर्मनी बन गया, और इसी बीच में भारत भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आ चुका है। और इसीलिए दोनों चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और उसमें इन दोनों देशों को ही शामिल किया जाए। जर्मनी भारत की NSG, जिसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कहा जाता है बच्चों, इसको हम एक क्लास में अलग से पढ़ेंगे कि NSG ग्रुप क्या होता है। अलग से हम इसका सेशन लेंगे आपके साथ में और यहां पर भी शेयर करेंगे। जर्मनी भारत की NSG में सदस्यता का भी समर्थन करता है, और ये समूह बनाया गया था भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर की आपूर्ति रोकने के लिए, क्योंकि इसका निर्माण बच्चों NSG जो समूह है कि 1974 में हुआ था। और ये 1974 का बच्चों वही समय है जब
भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत के परमाणु परीक्षण के बाद ही एनएसजी ग्रुप बना था कि भारत को परमाणु जो ईंधन है उसकी आपूर्ति नहीं हो सके। लेकिन देखिए वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। जिन राष्ट्रों ने भारत के खिलाफ इस संगठन को बनाया था, अब ये राष्ट्र भारत को इस समूह में शामिल करने की तरफ आ गए हैं, समर्थन दे रहे हैं। चलिए, भारत जर्मनी संबंधों की आपसे चर्चा की, उम्मीद करता हूं इस सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और आइडिया लग गया होगा भारत जर्मनी संबंधों के बारे में। अब हम बात करते हैं भारत ब्रिटेन संबंध की। देखिए, भारत ब्रिटेन संबंध, जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो हम जनरली यूनाइटेड किंगडम को लेकर चलते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम, यूके जो आप शब्द देखते हैं बच्चों, ये पूरा इस क्षेत्र को मिलाकर बनता है। ये डाउट रहता है और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूके में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और उत्तर आयरलैंड आता है। अर्थात ये वाला नक्शा देखिए आप, ये वाला पहले सबसे आपके सामने 3 दिख रहे हैं, सबसे पहले वाले को आप देखिए, इसमें ये पूरे यूरोप का है और यहां पर ये वाला जो आपको येलो कलर का क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला है यूनाइटेड किंगडम या यूके का क्षेत्र। बच्चों, यूके का जो ये पीला वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है, अब इसी को अलग से दूसरे नक्शे में आप देखिए, यहां पर 4 क्षेत्र हैं। देखिए, एक नीला वाला, इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड का क्षेत्र, ये स्कॉटलैंड हो गया ब्लू वाला। ये रेड वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये है इंग्लैंड, इसे कहा जाता है इंग्लैंड। एक्चुअल में ये वाला इंग्लैंड है, जिसे हम सामान्य रूप में इंग्लैंड ही बोलते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र को। ये वाला सिर्फ लाल वाला क्षेत्र है इंग्लैंड का। और देखिए, स्कॉटलैंड हमने देख ही लिया। इसके बाद में ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला छोटा सा हिस्सा है, वेल्स कहलाता है। ये वाला वेल्स, ये यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, वेल्स। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र है आयरलैंड का। और इसमें ये उत्तरी आयरलैंड है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र, नीला वाला ये स्कॉटलैंड का क्षेत्र, लाल वाला इंग्लैंड का क्षेत्र और व्हाइट वाला वेल्स का क्षेत्र, इन्हें मिलाकर बनता है बच्चों यूके का क्षेत्र। इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, और ये है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, एक शब्द और आता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसे कहा जाता है। ये आप देखिए तीसरे नक्शे में, इसमें से आप इस उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिए। बस इस उत्तरी आयरलैंड, जो 4 क्षेत्र हमने बताए, इसमें से बस उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिए और बाकी पूरा काला वाला पोर्शन ये इन 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है, नीले वाला, लाल वाला और सफेद वाले से। और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कहा जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ये क्लियर हो गए बच्चों। प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्रेट ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है, यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर बना है, और इंग्लैंड कौन सा क्षेत्र है। इस प्रकार ब्रिटेन और इंग्लैंड ये एक्चुअल में एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश का फर्क है बस। लेकिन जब हम सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, जब हम भारत ब्रिटेन संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हमारा आशय इस पूरे यूके को लेकर चल रहे हैं। अर्थात सामान्य बोलचाल में हम इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय मान लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कह रहे थे, बिल्कुल यहां पर भी उसी तरह का केस है। लेकिन इनमें स्पेसिफिकली होकर क्या क्या अंतर है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ये ब्रिटेन भी कैसा देश है बच्चों, लोकतांत्रिक, उदारवादी और पूंजीवादी देश, एक विकसित राष्ट्र, और एक ऐसा राष्ट्र जहां पर लगभग 16 लाख भारतीय अभी यहां पर निवास करते हैं। 16 लाख बच्चों, बहुत बड़ा नंबर है, और इतने सारे भारतीय निवास कर रहे हैं। देखिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है और एक अभी बीच में परिस्थिति बनने लगी थी, एक इनफैक्ट जोक की तरह वो सामने आया था, लेकिन जोक से बड़ा वो एक महत्वपूर्ण पहलू था जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं। देखिए, कोरोना के समय की स्थिति ऐसी बन गई थी कि ब्रिटेन के जो जो राजा होते हैं, और जो एक परंपरा चली आ रही है वहां पर रानी महारानी जो है, महारानी महाराजा और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सभी कोरोना की कोरोना एक संभावना बनी कि कोरोना उनको होने लगा है, और वो एक होम आइसोलेशन जो कॉन्सेप्ट चला कोरोना के समय, उसके अंदर चले गए थे। अर्थात अब वो ब्रिटेन की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहे थे। अब समस्या आ गई थी, जब 3 इतने बड़े बड़े ताकतवर जो ब्रिटेन के लोग हैं, ये तीनों की तीनों कोरोना के कारण होम आइसोलेशन में चले गए हैं, तो ब्रिटेन को कौन चलाएगा। बच्चों, ये वो परिस्थिति थी। अब देखिए, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस समय ब्रिटेन का नेतृत्व तो संभाला। बच्चों, एक थी यहाँ की एक गृह मंत्री, और जिनका नाम है प्रीति, और दूसरे हैं मिस्टर ऋषि। ये दोनों ही भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने इस समय ब्रिटेन को चलाया। तो एक प्रकार से जोक के रूप में सामने आया कि 200 वर्ष ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, और अब समय आया है, अब मौका मिला है कोरोना के कारण कि भारत ब्रिटेन पर शासन कर रहा है। चलिए, ये एक जोक था, लेकिन ये एक पहलू है। ये पहलू इस सेंस में बच्चों कि जो भारतीय लोग हैं, ये इन विकसित राष्ट्रों में कितनी बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, जो भारत के साथ संबंध बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब भारत के संबंध इन राष्ट्रों के साथ अच्छे बन रहे हैं, उसमें इन भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है, ये एक समझने वाला पहलू था। इसीलिए मैंने इस उदाहरण की आपसे चर्चा की। ये क्लियर हो गया होगा कि लगभग 16 लाख भारतीय ब्रिटेन में निवास करते हैं और बहुत अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। ना सिर्फ पहले ये एक
मजदूरों की तरह काम करने वाले लोग थे। धीरे धीरे इनका इनका ओहदा बढ़ने लगा, इंजीनियर, डॉक्टर और इस प्रकार के अच्छे पेशेवर वैज्ञानिक इस प्रकार के लोग होने लगे, अर्थशास्त्री होने लगे। और उसके बाद में धीरे धीरे अब एक नई कम्युनिटी का विकास हो गया है जो राजनीतिक नेतृत्व संभाल रहा है इन देशों में। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारत ब्रिटेन संबंध में भी। देखिए बच्चों, व्यापारिक संबंध, ब्रिटेन भारत में निवेश करने वाला तीसरा बड़ा राष्ट्र है। तीसरा बड़ा राष्ट्र ब्रिटेन है भारत में निवेश करने वाला। और भारत ब्रिटेन में निवेश करने वाला दूसरा बड़ा देश है। देखिए भारतीय कंपनी टाटा, इसने अभी अभी जगुआर को लेने की कोशिश की। ये क्या दिखा रहा है? जगुआर जो इतनी बड़ी कंपनी है, भारतीय कंपनी टाटा उससे खरीदने जा रही है। ये दिखा रहा है कि एक भारतीय कंपनियों की कितनी शक्ति हो गई है अब कि ब्रिटेन की कंपनियों को खरीद सके। भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेश करता है ब्रिटेन के अंदर। देखिए सामरिक संबंध, ब्रिटेन एक बड़ा हथियार निर्यातक देश है और भारत कैसा है? हथियार आयातक देश। कितनी संभावनाएं दोनों के बीच अच्छे संबंधों के विकास की। ये थी बच्चों भारत और ब्रिटेन की चर्चा। तीसरा हम शॉर्ट में लेते हैं भारत और फ्रांस के संबंधों को। देखिए फ्रांस का क्षेत्र है ये वाला, आप देखिए यहां पर ये वाला आपको मैप में दिख रहा है, जर्मनी के एकदम पास ये वाला है फ्रांस का क्षेत्र। और इस फ्रांस के बारे में देखिए, लोकतांत्रिक, उदारवादी, पूंजीवादी देश, विकसित राष्ट्र। ये भी रक्षा संबंधों के बारे में बात करते हैं फ्रांस और भारत के बीच में। रक्षा आपूर्ति के दृष्टिकोण से भारत के लिए सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प बनकर आया है फ्रांस। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फ्रांस की चर्चा हो रही है तो हम रक्षा और सामरिक पहलुओं की चर्चा करते हैं। और ये दिखाता है कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट देश बन गया है भारत के लिए। और यहां पर देखिए, आप यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उस पर इतने सारे पॉइंट्स हैं। और यहां पर देखिए सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो रेड कलर में दिख रहे होंगे वो कैसा दिखा रहे हैं? एक सामरिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। सामरिक मतलब रक्षा वाला क्षेत्र। और इस जगह पर आकर मिल रहे हैं भारत और फ्रांस, अर्थात भरोसे की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं भारत और फ्रांस के संबंध। देखिए रक्षा संबंध, फ्रांस भारत के लिए रक्षा आपूर्ति के लिए एक सस्ता और बेहतर विकल्प है। हाल में आपने देखिए 2 लड़ाकू विमान जो भारत में प्रचलित हैं, मिराज। जब पाकिस्तान ने अभी थोड़े टाइम पहले अटैक कर दिया था तो भारत ने एक अपना लड़ाकू विमान छिड़ा था बच्चों, पठानकोट बालाकोट जो आपने स्ट्राइक सुनी थी वहां पर मिराज विमान का प्रयोग किया गया था। राफेल लड़ाकू विमान, ये वो है बच्चों जिसकी डील की गई, एक बोला जाता है इतिहास में एक सबसे बड़ा डील हुआ था। 126 लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस की सरकार ने उसमें रेट बढ़ा दी थी उसकी, तो हमने उसको कम कर दिया। अब 36 लड़ाकू विमानों का ही हमने समझौता किया है, लेकिन 36 लड़ाकू विमान भी काफी बड़ा नंबर होता है बच्चों। तो देखिए एक अच्छा, सस्ता और बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रहा है फ्रांस हमारी रक्षा आपूर्ति के लिए। मिराज विमान पहले से ही है, राफेल विमान भारत में अब आ रहे हैं। और साथ में देखिए भारत को डीजल आधारित उत्कृष्ट पनडुब्बी निर्माण में सहयोग कर रहा है। भारत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75, जिसके विज्ञान तकनीकी क्लासेस में और अच्छे से समझते हैं इन चीजों को। अभी मैं आपको भारत फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में बातें बता रहा हूं। प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा था। और इसमें ये जो पनडुब्बियां थी डीजल आधारित थी लेकिन उच्च तकनीकी वाली थी। ऐसी डीजल आधारित पनडुब्बियां जो आवाज नहीं करती हैं और लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो परमाणु आधारित पनडुब्बियां हैं उसी प्रकार से ये कार्य करने में दक्ष होती हैं। और इन पनडुब्बियों के निर्माण में फ्रांस हमें तकनीकी दे रहा है बच्चों। इसके अलावा देखिए मैत्री नाम की एक सतह से हवा में फायर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के साझे विकास पर समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के मध्य। और उसके अलावा देखिए 3 युद्धाभ्यास कर रहे हैं वायुसेना के साथ, ये जल सेना के साथ और ये थल सेना के साथ। अर्थात ये गरुड़ हुआ वायुसेना के साथ, वरुण हुआ। देखिए गरुड़ वैसे भी भारतीय संस्कृति में देवता हैं और वो क्या है? हवा में उड़ने वाले। तो गरुड़ हुआ वायुसेना के साथ, वरुण हुआ जल सेना के साथ, और शक्ति है बच्चों भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास होते हैं जो सामरिक दृष्टिकोण दिखाते हैं दोनों के संबंधों का। उसके अलावा देखिए हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पर भारत और फ्रांस मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हिंद महासागर में फ्रांस के कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, रियूनियन द्वीप। ये सब इस प्रकार के द्वीप फैले हुए हैं छोटे छोटे, जो फ्रांस के सैन्य अड्डे के रूप में काम करते हैं। एक प्रकार का समझौता हुआ है जिसे लॉजिस्टिक सहयोग समझौता आप कह सकते हैं। और ये एक प्रकार का ऐसा समझौता है जहां पर इन द्वीपों का प्रयोग भारत कर सकता है। देखिए चीन की जो एक नीति है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, उसके खिलाफ एक प्रकार की भारत को एक मजबूत नींव मिलती है भारत के साथ, फ्रांस के साथ इस समझौते के माध्यम से। अर्थात फ्रांस के जो ये सैन्य अड्डे हैं इनका प्रयोग एक प्रकार से भारत भी कर सकता है।
उसके अलावा परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हो गया था 2008 में दोनों देशों के मध्य। जब अमेरिका के साथ भारत का समझौता हो गया, उसके बाद में एक एक करके सारे देशों ने समझौता किया और फ्रांस सबसे अग्रणी राष्ट्र रहा उसमें। देखिए, परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ 2008 में ही संपन्न हो गया। और महाराष्ट्र के जैतापुरा में फ्रांस परमाणु रिएक्टर लगा रहा है। परमाणु रिएक्टर लगाने में फ्रांस की मदद की है फ्रांस ने मदद की है भारत की। और देखिए, तीसरा एक और नेक्स्ट पहलू, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी मैंने अभी बीच में क्लास में चर्चा की थी कि जब पेरिस में जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा था, जब वार्ता चल रही थी, उसी समय भारत और फ्रांस ने मिलकर घोषणा की कि पूरे विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन की अनेकों संभावना है और इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक गठबंधन बनाया जाए जिसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा गया। और जितने भी सौर ऊर्जा उत्पादक क्षमता वाले राष्ट्र थे उन्हें इसमें शामिल किया गया। और ये सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है, अर्थात मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं। परमाणु ऊर्जा भी स्वच्छ ऊर्जा है और ये सौर ऊर्जा भी स्वच्छ ऊर्जा है। भारत और फ्रांस के मध्य स्वच्छ ऊर्जा में अच्छा खासा हमें सहयोग देखने को मिला, रक्षा संबंधों में अच्छा सहयोग देखने को मिला, सामरिक संबंधों में अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। और यही है भूमिका बच्चों इन भारत के इन तीनों राष्ट्रों के साथ और भारत के इन पूरे यूरोपीय संघों के साथ। और इसमें जो अलग अलग पहलू बन सकते थे, जैसे कुछ पीटी के हिसाब से, जो प्री के हिसाब से जो फैक्ट्स हो सकते थे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, और इन सब की हमने चर्चा की आपसे, इनको समझने की कोशिश की, टर्मिनोलॉजीज को, और सारे संबंधों का विकास कैसे हुआ वो हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी, आपने कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। ये सभी बातें आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। एंड आपको ये क्लास पसंद आई होगी डेफिनेटली। आप इसके लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको मेरे आगामी लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो आप समय पर पढ़कर अपनी परीक्षा के लिए इनका लाभ उठा सकें। जिन बच्चों ने मेरे कहने पर प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लिया बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके, ये वाले कोड का इस्तेमाल करके, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे मैं कहूंगा कि जल्दी से वो ज्वाइन कर लें और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम इसे अप्लाई करें। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और साथ में आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाते हैं और आसानी से अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।